नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और फिर उसी मशीन पर सवाल, जिस मशीन पर पूरा देश सवाल खड़ा कर रहा है। इस देश के 70 से 75% लोग उस मशीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सिवाय 18, 20, 22% जो अंधभक्त हैं उनको छोड़कर। तमाम भाजपा के मतदाता भी जो अंधभक्त में अभी तब्दील नहीं हुए हैं, उनको भी उस मशीन पर संदेह। उस मशीन पर अमेरिका में बैठी तुलसी गेबार्ड को भी संदेह। उस मशीन पर जिन मस्क से फोन पर बात किए मोदी जी, उनको भी संदेह है। उस मशीन पर पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेह है। उस संदेह पर मुहर लगाने वाला एक बयान आया है महाराष्ट्र से और इस बयान ने खलबली मचा दी है। ज्ञानेश कुमार, मोदी और शाह सब के सब बौखलाए हुए हैं। चुनाव आयोग सफाई पर सफाई, सफाई पर सफाई लगातार 2 दिन 18 को सफाई, फिर 19 को सफाई, सफाई पर सफाई दे रहा है। और एज यूजुअल हमेशा की तरह बिना किसी ठोस तर्क के, जो कहते ना कि न बही न खाता न बही, जो हम कहें वही सही, वैसे ही कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब सामने वाला झूठ बोल रहा है। यानी इस देश में 143 करोड़ लोगों में सिर्फ ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, वो जो भी कुमार वहां बैठते हैं वो सच्चे हैं, और वहां पर मोदी शाह और उनका इकोसिस्टम सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। चर्चा में भाव को जोड़िए फटाफट, मुद्दा बड़ा गंभीर है और भारत के चुनावी प्रणाली पर स्वागत है भाऊ आपका। सबसे बड़ा, सबसे गंभीर प्रश्न खड़ा करने वाला एक बयान, ये बयान किसी एक्टिविस्ट का नहीं है, ये बयान किसी विपक्षी पार्टी के नेता का नहीं है, ये बयान लोकतंत्र संविधान के लिए आवाज उठाने वाले हम जैसे किसी पत्रकार का नहीं है। ये बयान उस सिस्टम में बैठे जो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, उसमें बैठे हुए एक अफसर का है, एक पुलिस अफसर का है। मशीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर होती है, चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, फ्री एंड फेयर हो, ये जिम्मेदारी जिन पर होती है, उसी का बयान है। आप बताइए किस जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है। एक सिपाही, बीट कांस्टेबल, वो अगर किसी गली में उसकी ड्यूटी लगी है और वही बता रहा है कि इस गली में फला घर में हिस्ट्री सीटर है, बीट कांस्टेबल, तो पहले बीट कांस्टेबल की मानोगे कि बीट कांस्टेबल की बात कप्तान साहब खारिज कर देंगे, बीट कांस्टेबल झूठा है? कप्तान साहब उस गली में थोड़ा चक्कर काट रहे हैं, उस गली में चक्कर काटता है बीट कांस्टेबल। तो जिस पर जिम्मेदारी थी, उस पुलिस इंस्पेक्टर ने, पीएसआई ने, जिसको निलंबित किया जा चुका है, उसका बयान आया है। बयान बहुत गंभीर है। आयोग तो ये कह रहा है कि समाज में विद्वेष, राज्य के खिलाफ शत्रुता पैदा करने के लिए ये बयान दिया गया। वाह! अरे बाप, अरे बाप। इसका मतलब जो भी सच बोलेगा वो राज्य के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ शत्रुता फैला रहा है। खैर, पहले मैं सुनवा देता हूं, मराठी में बयान है। पहला हम बता दें सीक्वेंस चर्चा की, पहले हम इस बयान पर चर्चा करेंगे, इस बयान की गंभीरता पर चर्चा करेंगे। पूरी चुनावी प्रणाली, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, इसका मतलब हरियाणा, अब ये मुहर लग गई, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर राज्य में क्या हुआ है, दिल्ली, हर राज्य में क्या हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर आएंगे चुनाव आयोग की सफाई पर। 18 को ट्वीट आता है, 19 को ट्वीट आता है, धनाधन ट्वीट आ रहे हैं, लेकिन हर ट्वीट में थेथरालॉजी के दर्शन होते हैं। थेथराई, बेशर्मी का जो प्योरीफाई रूप होता है, जब आरओ से बेशर्मी निकलता है प्योर प्योर होकर के, तो उसको थेथराई बोलते हैं। तो थेथराई हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले मराठी में है, तो भाऊ हमारे साथ हैं, तो मराठी में कोई संकट है नहीं। मराठी को हिंदी में भी बताएंगे, लेकिन मराठी में ही सही आपको सुनवाएंगे, क्योंकि मराठी दर्शक भी हमारे बहुत सारे हैं। प्ले करिए, सुनाइए बयान। तुम्ही शांत बसायचं. ज्या काही भेटलेलं आहे, हे बघा माझ्याकडं 416 रुपये बॅलन्स होतं, 416.
तारीख दाखवतो पहिले. एक मिनिट गडबड करू नका. 21/10/24 तारीख बघा. 21/10/24 कोणी पाठवले? मग तुम्ही म्हणताय हा 465 बॅलन्स होते. ऐका ना, ते एन्काउंटर साठी. एन्काउंटरचा आताच घेऊ नका. एन्काउंटर थोडं बाजूला ठेवा. हे पैसे कशासाठी आले होते? ईव्हीएम मशीन पासून तुम्ही दूर जायचं. बर. जे काही ईव्हीएम ला छेडछाड होईल ते गप्प बसायचं आणि सहन करायचं. काय EVM ला काय? कुठे त्यावेळेस पोस्टिंग कुठे? माझी ड्युटी बघा. तुम्ही 4-5 प्रश्न विचारा. ज्यांना कोणी विचारताना प्रश्न एकदम 1-2 पत्रकार बघितले एकदम असे प्रश्न विचारतात ना अजितदादाला, गृहमंत्र्याला, की कासले असा बडबडतोय किंवा कासले दारू पिऊन बोलतोय, असं तुम्ही निगेटिव्ह विचारू नका. कासलेंनी पुरावा दाखवलाय. मतदानाच्या दिवशी 10 लाख रुपये त्याच्या अकाउंटला जमा झालेत, असा प्रश्न विचारा. आणि त्याच दिवशी त्यांना तिथं ड्युटी होती ईव्हीएम जवळ, तिथून का काढलं? जेव्हा मनुष्यबळाचं म्हणजे अपुरं मनुष्यबळ होतं परळीला माझी ड्युटी होती. ईव्हीएम मशीन जवळ रात्री बघा. तुम्ही जो एन्काउंटरचा मुद्दा घेताय आणि जो मेन मुद्दा पाहिजे ना आपल्याला, हजेरी तिथलीच आहे का? हा तिथलीच हजेरी. माझं EVM ऑर्डर आहे. सगळे भेटेल तुम्हाला. काय होतं तुम्हाला? हा चुकीच्या पद्धतीने आले. फ्रॉड केला धनंजय मुंडेंना. धनंजय मुंडे नाही, पूर्ण सरकार. जर एकनाथ शिंदेचं जर सरकार सोडलं ना, एवढे अजितदादांच्या सीट येऊ अच्छा. ऐकत तुम्ही माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला. काल मी परवा दिवशी चॅलेंज दिलं होतं माझं. बघा उस्मान शेख LCBचे PI म्हणजे SP ला चॅलेंज दिलं होतं मी. SP ला चॅलेंज दिलं होतं मी की माझ्यावर गुन्हा दाखल नाही अजून आणि तुम्ही माझं लोकेशन काढताय, मला माणसं पाठवताय. तर त्यांनी एक गुन्हा दाखल केला जो मी महिनाभरापूर्वी बोललोय. काहीतरी कुत्रा शब्द वापरलाय. लातूर जिल्ह्यामध्ये अमित देशमुखांविरुद्ध तर कुत्रा जरी उभा केला तर निवडून येईल असं मी विधान केलं होतं. त्याच्यावरून अॅट्रॉसिटी दाखल केलाय. काहीतरी अजून त्याच्यात मॉर्फिंग केलं असेल. मी बघितला नाही अजून तो व्हिडिओ. कारण गुन्ह्याचे काय डिटेल्स आहेत? तारीख के साथ सब बताया है. मशीन में देखिए, छेड़छाड़ हुई है और चुप रहने के लिए पैसा दिया गया 10 आशीष लाख. आशीष कासले नाम का ये पुलिस सब इंस्पेक्टर है. इसकी ड्यूटी परळी में थी. परळी जहाँ से धनंजय मुंडे चुनाव जीते थे और धनंजय मुंडे लाखों से चुनाव जीते, अभूतपूर्व चुनाव है. वो चुनाव पे भी आएंगे. लेकिन ये क्या बोले, इनने कहा कि आपको, इनने मीडिया की भी क्लास ली. इन्हें कहा कि आप निगेटिव सवाल मत पूछिए. आप अजित पवार को पूछते हैं कि कासले दारू पी के ऐसा बोल रहा है, आप बताओ इसके बारे में क्या. आप भाई ऐसा कैसा बोलते हैं? मैं क्या दारू पी के बोल रहा हूँ क्या? देखिए, ये मेरा अकाउंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ. अकाउंट 21/10/24 को मेरे अकाउंट में 665 रुपए बैलेंस है. और जिस दिन मतदान हुआ उस दिन 10 लाख रुपए इसमें एंट्री हुई और टोटल हो गई 10,04,65 रुपए. ये 10 लाख मुझे इसलिए दिए गए थे कि मैं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी कर दूं. मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया और मुझे बोले कि पैसा मिल गया, तुम्हारे अकाउंट में दे दिया है, तुम इसको छेड़छाड़ी किया करो, मतलब मदद करो. मैंने वो मदद नहीं की तो मेरा ट्रांसफर कर दिया. परळी में वैसे भी ह्यूमन रिसोर्स कम था, मनुष्यबल कम था, पुलिस कम थी. ऐसे में मेरा वहां ट्रांसफर करना कोई मामला नहीं था, क्योंकि मैंने कहा कि मैं हेराफेरी नहीं होने दूंगा. स्ट्रांग रूम का इंचार्ज था ये, तो इसके मायने ये है कि स्ट्रांग रूम में उसके बाद मशीनें फिर खुली, फिर वोटिंग हुआ धनाधन. तो ये धनंजय मुंडे के बारे में ये हम कयास लगाते हैं. अब ये जो बोले हैं सज्जन, इनने कहा कि मेरे खिलाफ कोई कानून नहीं था, मैंने एसपी को कोई ये नहीं था. मैंने एसपी को ये कहा था, सुप्रीम पुलिस के ऊपर मैंने आरोप लगाए थे कि आप मेरा लोकेशन और मेरे टेलीफोन का डिटेल्स क्यों ढूंढ रहे हैं, किस अधिकार से ढूंढ रहे हैं, मैं कोई मुजरिम हूं क्या? तो आनंद फानंद में मेरे खिलाफ एक केस लगा दिया. और केस भी ये था कि मैंने अमित देशमुख के खिलाफ कुत्ता भी खड़ा कर दो तो जीत जाएगा, ये कभी कहा होगा मैंने बहुत पहले. उसका रेफरेंस देके एक एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज कर दी ताकि मेरे ये लोकेशन और ये टेलीफोन किस किस के साथ बात करता हूँ ये सीडीआर वगैरह से निकाल लिया जाए. इसके लिए ये षड्यंत्र चल रहा है. उसका कहना है पूरी की पूरी सरकार ही गलत है. ये गलत रास्ते से चुन के आई है, फ्रॉड करके चुन के आई है. उन्हें खासकर कहा अजित पवार, मतलब कुछ जगह पत्रकारों ने बोलने नहीं दिया. पत्रकार तो जानते हो ना आशीष, हमारे बीच में लोग होते हैं, जब कोई स्टेटमेंट देना होगा तो बीच में कोई ऐसा सवाल पूछेंगे तो वो स्टेटमेंट काट देंगे, पूरा नहीं होना. उसका कहना था कि अजित पवार की इतनी सीटें आ ही नहीं सकती, ये कोई भी महाराष्ट्र में बिलीव नहीं करता. ये जो सारी सीटें आ गई, धनंजय मुंडे भी उसमें से एक सीट है.
इसी धनंजय मुंडे का चुनाव के वक्त हमने एक वीडियो भी दिखाया था, याद होगा आपको, हाँ कि हाँ, वहां पे कैसे गुंडे आते हैं और कैसे लोगों को पीट पीट के भगाते हैं। भगा रहे हैं, हाँ। ठीक है, अब ये एक हम एक साइड पर रखते हैं वीडियो। अब महाराष्ट्र को लेके एक आरटीआई दाखिल हुई थी अ, चुनाव आयोग के सामने, हम्म, और आरटीआई दाखिल हो गई थी कि चुनाव आयोग के अनुसार हम्म, जो प्रोटोकॉल मेंटेन होता है, उस प्रोटोकॉल में एक डायरी मेंटेन होती हम्म, है। जो बूथ का इंचार्ज होता है वो डायरी मेंटेन करता है। हाँ, उस डायरी में तमाम एंट्रियां होती है। उसमें एक एंट्री ये भी होती है कि 5 बजे बाद गेट बंद हो जाते हैं और अंतिम व्यक्ति को एक चिट्ठी दी जाती है, नंबर दिया हाँ, जाता है, टोकन, वो टोकन, आपका टोकन, टोकन दिया जाता है। वो टोकन नंबर 1 होता है अंतिम व्यक्ति को, हाँ, और वो रिवर्स में चलता है ऐसा, और जो मशीन के पास खड़ा है जिसको आप वोटिंग करना है उसको आखिरी नंबर मिलता है। तो कितने नंबर टोटल वोटिंग 5 बजे बाद आपने टोकन बांटे, उसका भी ब्यौरा उस डायरी में होता है। हाँ, उसने कहा कि महाराष्ट्र के 288 सीटों पे हमें सिर्फ वो चाहिए कि कितने टोकन बटे, ये डायरी का हिस्सा है। डायरी मैंडेटरी है, ऐसा चुनाव आयोग का प्रोसीजर बताता है। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग ने जो रिप्लाई दिया कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। इसका मतलब आपको गड़बड़ झाला करना है, लोग लाइन में खड़े होंगे 200, आपने अंदर 2000 या 2200 वोट डाले होंगे, किसको पता। वो तो सिर्फ मशीन धड़ 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 रिलीज करनी है, एक बटन दबाएगा, दूसरा बटन दबाएगा। यहाँ तो पहले आदमी जाता है, वो वहां जाता है, अपना नाम सिग्नेचर करता है, इंक लगती है, फिर उधर जाता है, फिर वो पीठासीन अधिकारी बटन दबाता है, वो टू आवाज आती है और उधर बटन दबाता है। ये प्रोसेस है। और यदि दोनों अधिकारी ऐसे बैठे कि यहाँ पे भैया कमर पे लगाना है, या यहाँ पे भैया मुझे घड़ी पे बटन दबाना है, धनंजय मुंडे के मामले में, तो यहाँ से रिलीज किया घड़ी, ठक 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 ठक, इसी स्पीड से वोटिंग होता है। तो फिर 1 मिनट में कई वोट डलते हैं, जो गुजरात में भी डल गए, जिसका बाकायदा कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास है और चुनाव आयोग पे रिसर्च कर रहा है। 1 मिनट में इतने कैसे एफिशिएंट लोग हैं कि फटाफट वोट डालते हैं। ये दल ही नहीं सकता जब तक आप दोनों मशीन साथ में लेके ठक 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 नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो पहले हुई है, उसको लेकर 100 सीटों का तो ब्यौरा लोकमत ने दिया था कि कौन सी सीटों में कितने वोट गिरे, कितने कम। उसके बाद मतदाता सूची में लाखों लोगों की हेरफेर होती है, ये भी हमने देखा कि चुनाव आयोग ने भी माना कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। इन सभी का कॉकटेल बन के जो नतीजे आते हैं, उसमें 230 का आंकड़ा आता है सत्ता पक्ष में। जो 130 पे आने थे वो 230 पे आते हैं, और पूरा महाराष्ट्र शॉक्ड रहता है कि ये हुआ कैसे। आज भी महाराष्ट्र में आप जाओगे तो लोग पूछते कि असं कसं झालं। विदर्भ में जाओगे तो बोलते काऊन झालं असं बाबा, कळलंच नाही आम्हाला। मत तो आम्ही कोणाला दिले होते, कोणाला भेटले, मत तो हमने किसी और को दिया था, ये कैसे जीत के आ गए। तो ये जो सवाल है, इस सवाल को बल मिलता है जब एक पुलिस अधिकारी बोलता है कि मेरे अकाउंट में पैसे जमा किए। हो सकता है एक अंधभक्त ये कहे कि कोई रिश्वत अकाउंट में जमा करता है, हो सकता है इसको पैसे देने के लिए गए होंगे, इसने मना किया होगा कि मैं नहीं करूंगा काम, तो उसके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए और बोल दिया देख तेरे अकाउंट में जमा कर दिए हमने, अब तो कर। अब ऐसे में मेरी अपेक्षा है कि ईडी ने सामने आना चाहिए, क्योंकि 50,000 के ऊपर का कोई भी मामला हो तो ईडी कूदती है उसके अंदर, है ना। अब ईडी ने ये देखना चाहिए कि ये 10 लाख रुपए जमा किसने किया। नहीं है, संत बालू मामा कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम सामने है। एग्जैक्टली, जब हाँ। संत बालू मामा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसको 10 लाख रुपए किस लिए दिए, संत बालू मामा कंपनी को उठाना चाहिए, इस कास्ले को उठाना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुमने कास्ले 10 लाख रुपए क्यों दिए। क्या तुमने जमीन बेची थी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, सीमेंट बेचा था, क्या किस लिए दिए पैसे। यदि अच्छा, उस कंपनी का उस पुलिस वाले से क्या संबंध, उस कंपनी का बाकी नेताओं से क्या संबंध। इनका सीडीआर ढूंढना चाहिए, इनके टेलीफोन, उस दिन के सारे टेलीफोन नंबर ढूंढो, आपको सब पता पड़ जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ने किससे किससे बात करी। ये इतना ओपन एंड शट केस है, इसके लिए एक मामूली सिपाही टाइप भी अधिकारी यदि चला जाए, सिपाही जिसके पास पुलिस की वर्दी हो और अधिकार हो पुलिस के, वो भी आप कॉलर पकड़ के बकवा लेगा इनसे कि किसने पैसा दिया, क्या किया।
लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भाई जब सरकार में आप लोग हो, आप ही ने ये सब कांड करवाए हैं, आप कैसे इसको इंक्वायरी करोगे। ईडी के पास इतना समय नहीं है अभी। ईडी अभी लगातार विरोधी पार्टियों के बीच में ढूंढ रही है। यदि ये धनंजय मुंडे शरद पवार के साथ होता तो इस 10 लाख के लिए 10 साल जेल में पड़ा होता। हाँ। लेकिन ये अजित पवार के साथ है। कई चीजें हैं जिससे इसको बल मिलता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बोल रहा है ये चौड़ा होके बोल रहा है, ऐसा कोई कैमरे के सामने बोल रहा है। ये बोल रहे, वो लोग कह रहे कि तुमको एनकाउंटर के लिए बच, बोले हाँ एनकाउंटर के लिए बाइक टू साइड को रखो ना, जो मैं बोल रहा हूँ तो देखो। उसने नंगा किया पत्रकारों को भी। बोले आप सवाल पूछते हो यार कि कास्टले दारू पे कैसा बोल रहा था, आप बताओ। मतलब मैंने कोई सच्चाई बताई जो आपके गले नहीं उतरती, आपको सूट नहीं होती, तो मैं दारू पी के बोल रहा। वो भी वही बैठा है, चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग ने तुरंत सीबीआई को देना चाहिए ये काम, ईडी को देना चाहिए, या न्यायपालिका को इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर देना चाहिए। न्यायपालिका ही इसमें न्यायपालिका ही रह सकती है। भाऊ हम चुनाव आयोग को, आपने कहा ना चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। चुनाव आयोग इस देश में ऐसे रास्ते पे चल पड़ा है कि कहीं पर भी तार्किक जवाब नहीं देता। कुछ भी हो एक लाइन में नहीं, गलत है, सब गलत है। आपके पास कोई नहीं, अगला आदमी अकाउंट दिखा रहा है, पैसा दिखा रहा है, आपने कहा नहीं झूठ बोल रहा है। मैं ट्वीट दिखाता हूँ, 18 तारीख वाला पहले दिखाइए ट्वीट। 18 तारीख को पहला एक्सपर्ट ट्वीट आता है। क्या लिखा गया है इसमें, अंग्रेजी को मैं हिंदी में बता दूं। 18 अप्रैल को पहला जवाब आता है, शुक्रवार मैं को। पढ़ रहा हूं ना। Allegation came from the disgruntled police officer under suspension through strict legal administration protocol in which EVM are placed. There is no possibility of removal of EVM. A report has been called from DM and SSP through CO considering its serious action will follow the report. बस इसका मतलब है कि एलिगेशन एक पुलिस अधिकारी ने जो सस्पेंशन के थ्रू सस्पेंशन में है उसने ये बोला है। और हम अभी भी बता रहे हैं कि ईवीएम किसी भी हालत में वहां से निकाली नहीं जा सकती। हमने एसएसपी और डीएम से रिपोर्ट मंगाई है, सीओ के द्वारा, जो चुनाव आयोग के जो सीओ है उनके द्वारा, और एक्शन इसके तुरंत बाद हम उस पर लेने वाले हैं। ये 18 का है। इसमें एक शब्द और है बहुत महत्वपूर्ण भाव, आरोप एक असंतुष्ट पुलिस अधिकारी की ओर से लगाया गया है। असंतुष्ट, कल को हमको कह दो कि ये लोग किसी चैनल में नौकरी कर नहीं रहे, नौकरी नहीं है तो पत्रकार है ये, असंतुष्ट पत्रकार। आप संतुष्टि तभी कहते हो, आप संतुष्टि तभी कहते हो जब आप सत्ता पक्ष के जूते उठाते हो। हाँ। इनकी संतुष्टि सत्ता पक्ष के दरबार में नृत्य करने की है। हमारा चुनाव आयोग सत्ता के दरबार में नाचता है और अपने आप को महिमा मंडित करता है। इसके ये कतई नहीं होगा असंतुष्ट ऑफिसर। किसी ने भी एलिगेशन लगा ले, आप तो राम की नाम लेते हो ना, राम ने तो एक धोबी के कहने पे सीता को लोग कहते कि वनवास दे दिया था। हाँ। उनने तो नहीं कहा था कि असंतुष्ट धोबी असंतुष्ट धोबी, उसने नहीं कहा था। मैं ये कहता हूं कि चुनाव आयोग संतुष्ट किस बात से होगा? क्या अमेरिका का भी चुनाव यही करवाएं तब संतुष्ट होगा? या आने वाले 150 साल तक बीजेपी सत्ता में रहे ऐसा गारंटी हर आदमी लिख के देगा तब संतुष्ट होगा? चुनाव आयोग की संतुष्टि किसमें है? चुनाव आयोग के पास मांगा हुआ डेटा नहीं। चुनाव आयोग डिलीट करता है मशीनों को, जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हुआ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, उसको चुनाव आयोग अपने हिसाब से परिभाषित करता है। चुनाव आयोग मिलान कहता है वीवीपैट का और मशीनों का। ये मशीनों का मॉक पोलिंग करवा के बोलते हैं कि देखो मशीन ठीक चल रही कि नहीं चल रही। चुनाव आयोग मूर्ख समझ रहा है लोगों को। और तो मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार तो मतलब देखिए, ज्ञानेश कुमार थोड़े हाईवे पे कम घूमते हैं ऐसा मुझे लगता है। इसके पहले राजीव कुमार तो पूरा टाइम जीवन उन्होंने हाईवे पे निकाला, या हाईवे पे धाबे पे काम कर रहे थे पता नहीं, क्योंकि वो ट्रक के पीछे लिखी हुई छिचोरी जो शायरी होती है वही लोगों को सुनाते थे। वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसके आगे वो कभी गए नहीं।
तुम्हारा काम जो कहना था वो तुमने किया क्या? अपने कुकर्मों पे आप चद्दर डालने के लिए आप उस पुलिस अधिकारी कितना भी ये हो, वो अंडर सस्पेंशन हो, उसने अपना अकाउंट दिखाया, 10 लाख रुपए जमा किए, तुरंत इंक्वायरी करो। उस बिल्डर का सीडीआर निकालो, किससे बात हो रही थी बिल्डर की, किस पेटे 10 लाख रुपए दिए इसने। यदि बिल्डर ने कहा कि मुझे ये जो कास्ले है ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और 10 लाख रुपए दिए, तो 10 लाख रुपए अकाउंट में कैसे लिए? सवाल ये है, कास्ले से आपके संबंध क्या? कास्ले ने कितनी बार आपको फोन किया? कास्ले की आपकी मीटिंग कहाँ हुई? आशीष, यदि सरकार ने अशोक वानखेड़े को ये अधिकार दिए 2 दिन के लिए, ये इश्यू सॉल्व हो जाए। 2 दिन बहुत है। मैं अभी अगला लेकिन प्रॉब्लम है कि हम सच्चाई सामने लाएंगे, और जिस दिन सच्चाई लाएंगे उस दिन इनके कपड़े उतर जाएंगे, नग्न अवस्था में पाएंगे अपने आप को। कपड़े उतरे अपने आप को बचाने के लिए ये किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य को फ्रॉड कह सकते हैं, यदि इनको सूट नहीं होता है। नहीं, कास्ले ने ये बता दिया कि सरकारें कैसे, कास्ले ने एक अधिकारी पहली बार बताया है कि कैसे सरकारें बन रही भाजपा की। जरा अगला ट्वीट दिखाइए, 19 को, 18 को ये आया तत्काल, फिर 19 वाला, 19 को बकायदे देखिए, रिलीज जारी हुई है और लिखा गया है डीईओ और एसएसपी बीड की आधिकारिक रिपोर्ट, ये आधिकारिक रिपोर्ट है। बर्खास्त पीएसआई रंजीत कास्ले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर नहीं थे। आरोपों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करना, लोगों को राज्य के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना है। डीईओ को कास्ले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, उसने कहा, तो ये निर्देश दिया गया है। ये बात तो जो ये चुनाव आयोग देखिए कितना बारीकी से खेलते हैं, ये हटाइए इसको। चुनाव आयोग ने कहा कि हिंसा फैलानी है। नहीं, कास्ले ने क्या कहा? कास्ले ने भी कहा कि मुझे ड्यूटी से दूर कर दिया गया, मुझे ड्यूटी से दूर कर दिया गया, और चुनाव आयोग सफाई में कह रहा है कि वो ड्यूटी पर नहीं था। ये तो वो भी कह रहा है कि ड्यूटी से दूर कर दिया गया उसे, भाई 10 लाख रुपया देकर के ड्यूटी से दूर कर दिया गया। पहले ड्यूटी से दूर किया गया, फिर मुंह बंद करने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। उसने तो ये भी कहा कि मेरे पास सारे कागज है जो मुझे ऑर्डर्स मिले। जब मानव संसाधन कम थे, जब पुलिस वाले कम थे, उसके बावजूद मेरे को वहां से हटा दिया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कौन कह सकते, मुझे एक बात बताइए, कोई भी सामान्य इंसान जिसको कोई कानून का ज्ञान नहीं, कास्ले से इस वक्तव्य से कहाँ दंगे होने वाले हैं? कास्ले के इस वक्तव्य से कहाँ सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र है सरकार गिराने का? यदि चुनाव आयोग का फ्रॉड बाहर आता है तो चुनाव आयोग उसको राष्ट्रद्रोह कहेगा। मुझे सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया? चुनाव आयोग को एक ही सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, चुनाव जीतने के बाद एमएलए या विधायक या सांसद को सर्टिफिकेट देने का। बाकी किसी के कैरेक्टर का, किसी के देश प्रेम का दंगे होंगे कि नहीं होंगे? चुनाव, यदि सिर्फ इसके ये कहने से कि ये सरकार गलत बनी है, ये सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र है, तो फिर उस केरल के बीजेपी के नेता तो आजीवन कारावास जाना चाहिए, जिसने बांग्लादेश के वीडियो और फोटो दिखा के ममता बनर्जी के खिलाफ हिंसा का प्रयास किया है। हिंसा उस्काने का। यदि इसी लाइन पे बात करूं मैं तो फिर तो न्यूज लॉन्चर तो रोज ही हिंसा करवा रहा है और सरकारें गिरवा रहा है, क्योंकि हम सच्चाई सामने रखने का प्रयास करते हैं। और सच्चाई के मायने यदि ये है कि हम राष्ट्रद्रोही है तो हम रोज राष्ट्रद्रोह करेंगे। चुनाव आयोग सर्टिफिकेट कैरेक्टर पर, जिसका खुद का कैरेक्टर नहीं बचा हो, वो दूसरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या दे? चुनाव आयोग ने सिर्फ ये कह दिया कि वो ड्यूटी पे नहीं था और वो ऐसा था और वैसा, ड्यूटी तो उसको निकाल दिया। सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने ये कहना चाहिए कि हमने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, हमने ईडी को बोला है ये 10 लाख रुपए कहां से आए, वो 10 लाख रुपए उसके बिल्डर ने दिए, पूछो उसको। दूध का दूध पानी का पानी करो, ये हमारे पे छिटे आ रहे हैं। चुनाव आयोग भाग क्यों रहा है इन चीजों से? कुल मिलाकर इनको जब भी चुनाव आयोग के कुकर्म बाहर आते हैं वो एक्टिव होता है और वो साथ में आपको प्रति हमला करता है।
चुनाव आयोग के लिए इतना ही कहना था कि ये पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंडेड है, इसके आरोपों पर हमने इंक्वायरी की है और ऐसे गंभीर आरोपों के खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही करेंगे। दैट्स इट। दूध का दूध, पानी का पानी होने जाना चाहिए। कास्ले भी चाहता है कि कानूनी कार्यवाही, कास्ले भी चाहता है कि बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पे आए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो। इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल जाएगा, लेकिन इसको पूरे मुकदमे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये 10 लाख रुपए का लफड़ा क्या है। ये डायरेक्शन चेंज कर देंगे। शुद्ध रूप से किसी ने भी मतलब जनरली होता क्या है, ये ईडी का ही स्टेटमेंट है, ईडी वालों का। जब ईडी को कोर्ट ने पूछा था एक बार, जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि भाई मैंने पैसे नहीं दिए, अब ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए और 5वें स्टेटमेंट में उसने कहा मुझे पैसे देने। तो ईडी ने कहा कि जब तक हम उसको पूरे प्रूफ नहीं दिखाते तब तक वो सच बोलता नहीं, वो लगातार झूठ बोलते रहता है। और फिर जब उसको देखा कि हमारे पास सारे प्रूफ है तो फिर उसने सच उकाल दिया कि मैंने पैसे दिए, इसलिए हमने केस बनाया। ये ईडी के कोर्ट के प्रोसीजर की कई मैं बातें बता रहा हूं आपको। ऐसे ही इसको भी बोलना देना चाहिए कि भाई इसने क्या कहा, 10 लाख रुपए। हाँ, इसने किसी कहने पे आरोप लगाया, ठीक है, आरोप तो लगे ना। आरोप उस अधिकारी ने लगाया जो ड्यूटी पे था, जिस ड्यूटी को हटाया गया था, जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हो गए, ये तो फैक्ट है। उसको ड्यूटी पे हटाए जाने का उसके पास ऑर्डर है। आप सबसे पहले तय करो कि उसको ड्यूटी से हटाया क्यों गया। ऐसा ही नहीं हटाया जाता, कहीं उसकी जरूरत थी ज्यादा, कुछ तो होगा। या वो बीमार था, उसने एप्लीकेशन ही लगा दी कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं आ नहीं पाऊंगा इसलिए हटाया, कुछ भी हो सकता है। हम कोई कासल लेके थोड़ी वकील बैठे हैं। लेकिन कोई भी हो, वो कागज पे ब्लैक एंड व्हाइट आना चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब उस बिल्डर ने 10 लाख रुपए इसको क्यों दिए, इसका हिसाब ये कहता है मुझे चुप रहने के लिए दिए गए। बिल्डर कहेगा जी इसने ईंट सप्लाई की थी, उसका पेमेंट था। फिर कास्ले ईंटों का धंधा करता है कि नहीं, वो देखो। ये सारी 2 मिनट की चीजें है ना। लेकिन ये भानुमति का वो जो पिटारा खुल जाएगा आशीष, इसमें कई नंगे हो जाएंगे। वो बिल्डर को किन किन नेताओं ने बात की वो सामने आ जाएगा, उस 10 लाख का जिक्र आ जाएगा। फिर वो 10 लाख इसके अकाउंट में जाने के बाद इसने बिल्डर से क्या बात की ये हो जाएगा, इसके पहले इसके फोन पे बाकी लोगों ने क्या बात की ये हो जाएगा, सारी बात सामने आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि ये खेल हो रहे थे। चुनाव आयोग ये नहीं बता पा रहा है कि जितने वोट एक रात में इतने वोट कैसे बढ़ते हैं भाई, एक ही बिल्डिंग में इतने वोटर कैसे हो जाते हैं। वो तो बड़ी दूर की बात है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट कांग्रेस मांग रही है, दे दो, तो 3 महीने टाइम मांगे, वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहे, उनका काम ही यही है। ऐसा तो है नहीं कि जो है मतलब कॉस्मेटिक की दुकान पर कोई गया। नहीं, चुनाव आयोग की मक्कारी, ये शब्द यूज कर रहा हूं मैं आज आपको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। चुनाव आयोग की मक्कारी है कि जो विपक्ष की बातों को तवज्जो नहीं देते। कांग्रेस लिस्ट मांग रही तो 3 महीने, और 18 तारीख को आपने डीएम को बोला रिपोर्ट दो, और 19 तारीख को रिपोर्ट भी आ गई डीएम की, रिपोर्ट आ गई। हाँ, इतनी एफिशिएंट है चुनाव आयोग की मशीनरी। यदि इतनी लाजवाब है मशीनरी आपकी कि बीड का एसएसपी कलेक्टर रातों रात सब करके रिपोर्ट भी देता है, रिपोर्ट आप ट्वीट भी कर देते हो, रिपोर्ट एक्सेप्ट भी कर लेते हो, यदि ये 24 घंटे के अंदर होता है तो फिर लिस्ट को इतना टाइम क्यों? क्या देने की नियत नहीं? मैंने तो कहा कि इसीलिए मैं मक्कारी ये शब्द यूज किया, क्योंकि यदि वहां एफिशिएंसी है तो यहाँ क्यों नहीं, और यहाँ इनएफिशिएंट हो तो वहां एफिशिएंसी कैसे? मक्कारी भी इनसे शर्मा जाएगी। आप देखो ना, इनसे चुनाव आयोग का काम क्या है? वोटर लिस्ट चुनाव करवाना, वोटर लिस्ट नहीं दे रहे। मतलब कहते हैं कि कॉस्मेटिक की दुकान पर कोई अगर ये मांग ले, कॉस्मेटिक की दुकान पे गया और कहा 2 किलो अरहर की दाल दे दो, तो समझ में आता है कि नहीं दे पाएंगे भाई अरहर की दाल। कॉस्मेटिक की दुकान पर बोरोप्लस मांगोगे, वही नहीं दे रहे हो तो फिर दुकान पर शटर डाउन करो, ताला बंद करो, घर जाओ भाई। क्या तमाशा बना रखा है? आशीष जी, यहाँ दूसरा केस है। इस कॉस्मेटिक की दुकान पे यदि कांग्रेसियों ने फेस वॉश भी मांगा तो नहीं मिलता, और बीजेपी ने सरसों का तेल भी मांगा तो तुरंत अवेलेबल करवाया जाता है। भले उनकी दुकान में नहीं हो, पड़ोस की दुकान पे लाके दिया जाता है।
ये तब तो इनका दोहरा रवैया है। इसलिए मैंने कहा कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आती है, लेकिन 3 महीने में वोटर लिस्ट नहीं दी जाती है, जो ऑलरेडी आपके पास प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर करने की बात नहीं है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। नहीं, महाराष्ट्र का चुनाव अब मतलब चर्चा में आखिरी चरण में महाराष्ट्र के चुनाव पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी इसमें भी जो हैं देशमुख, राजे साहब देशमुख, जो शरद चंद्र पवार एनसीपी शरद चंद्र पवार से प्रत्याशी थे, वो कह रहे हैं अब अदालत में जाएंगे हम। ये रंजीत का जो बयान है, ये बयान बता रहा है कि वोट कैसे मिले हैं और जीता कैसे है प्रत्याशी, धनंजय ये मुंडे की जीत कैसे हुई है, पहले हम अदालत जाएंगे। पहले पहले दिन से ये संशय के घेरे में। हम्म, एक गांव, हम्म, छोटा गांव, हम्म, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके यहाँ जो मतदान हुआ इसके नतीजे आए। हम्म, हम्म, उस गांव ने तय कर लिया कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक मॉक पोलिंग करते हैं। खुद ही बैलेट पेपर छपवाए, खुद ही तय कर लिया कौन अधिकारी बनेगा। जैसे बच्चा खेलते है ना, चुनाव बच्चे खेलते, वैसा गांव ने एक छोटा सा खेल रचा। उसके नतीजे कुछ भी आते, चुनाव आयोग उस नतीजों को एक्सेप्ट करने के लिए कोई लायबिलिटी नहीं। वो नतीजे आ गए और रद्दी की टोकरी में चले जाते। लेकिन उस मॉक पोलिंग को भी इतना डर गई सरकार और चुनाव आयोग कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और उसके पूरे गांव में पुलिस की छावनी बना दी। ये क्यों? जब आपने कुछ कुकर्म किए नहीं तो डर किस बात का? सांच को आंच नहीं भाई। आप 10 बार वोट पोलिंग करवाइए, पूरा गांव नहीं जिला करवाइए, चलो आपको भी समझ में आ जाएगा। करो करो करो। लेकिन आपको पता है यदि उस गांव के नतीजे विपरीत आए तो पूरा जिला पोलिंग करवाएगा और नग्न सत्य सामने आएगा। जिनके डिपॉजिट जब्त होने थे वो सर्टिफिकेट लेके विधायक बन गए। ये खेल हुआ है, इसलिए डर है। वहां से शुरू हुआ मॉक पोलिंग से। उसके बाद यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा एफिडेविट दिए गए। हाँ, 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे 1 लाख से ज्यादा एफिडेविट एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने दिए कि हमको बैलेट पेपर पे चुनाव करवाना। एक विधायक जो चुनाव जीत गया वो बोलता मैं इस्तीफा देता हूं, चलो फिर से चुनाव करवाइए। मैं जीता हूं फिर भी मैं बोलता हूं चुनाव करवाइए बैलेट पेपर से, आपको पता पड़ जाएगा कि मेरी पॉपुलैरिटी क्या है। चुनाव आयोग उस पर भी डर रहा है। कोई तो चैलेंज स्वीकारे, कोई तो चैलेंज स्वीकारे। हर बात पे राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, ये है वो है, छिछोरी शेर शायरी, इसके सिवा इनके पास कोई जवाब नहीं। अभी भी आखिरी सवाल एक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है सारा। ये तो अलग अलग तमाम ऐसे सबूत आते रहते हैं। वोटर लिस्ट मांगेंगे, नहीं देंगे, कहेंगे हम एक बार वेरीफाई करवा दीजिए पर्ची और मशीन का, नहीं करवाएंगे, पुराने डाटा डिलीट कर देंगे, कहेंगे दोबारा वो कर लो, खेल कर लो, मॉक पोल कर लो, लेकिन रियल टाइम जो डाटा है वो वेरीफाई नहीं करवाएंगे। ईपीआईसी नंबर हरियाणा, बंगाल, यूपी, एक ईपीआईसी नंबर के मतदाता मिलेंगे। मॉक पोल अगर कोई करवाना चाहेगा गांव में कि हम चेक कर लेते हैं, इतना वोट नहीं होना चाहिए था, वहां अर्धसैनिक बल और पुलिस की छावनी में तब्दील कर देंगे, नहीं करवाने देंगे। पुलिस अफसर कहेगा कि हमको कहा गया है कि चुप रहो, छेड़छाड़ हुई ईवीएम से, उसको बताएंगे राज्य के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है। हम डिबेट करेंगे तो इसको रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे यूट्यूब से। ये भी एक है। अभी यही शो हम कर रहे हैं, ये शो कितने देर चल पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। अभी हमारे एक साथी पत्रकार का चैनल डिलीट करवा दिया। चैनल का एक नया रास्ता आ रहा है, नया रास्ता आ रहा है कि अब सीधा सीधा नहीं, लेकिन हैकर्स का समूह, वो हैकर हैक कर लेंगे, कुछ भी आपत्तिजनक कंटेंट डालेंगे और तत्काल कम्युनिटी गाइडलाइन में चैनल डिलीट हो जाएगा। अभी गिरजेश वशिष्ठ का चैनल डिलीट हुआ, बड़े मशक्कत से हफ्ते भर की माथा 25 सर पटकने के बाद किसी तरह से वो दोबारा वापस आया है। वो आ गया, सौभाग्यशाली है गिरजेश वशिष्ठ आ गया। तो ये स्थिति है। हम पे कंटेंट ने हमारे कितने वीडियो चुनाव पर और आयोग पर कितने वीडियो हमारे डिलीट हो चुके हैं और रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो वो भी नहीं। इंफॉर्मेशन जाने नहीं दोगे, इंफॉर्मेशन दोगे नहीं, इंफॉर्मेशन जो बताएगा उसकी जुबान बंद कर दोगे, देशद्रोही बताओगे। ये आयोग ये तो तानाशाह बन के बैठ गया है, ये तानाशाह बन के बैठ गया है और न्यायपालिका खामोश तमाशबीन बन के बैठी है, तमाशबीन। मजा आ रहा है,
हाँ, बंदर मदारी कर रहा है और मजा आ रहा है। ये बंदर है, मदारी ऊपर बैठा है और न्यायपालिका दर्शक बन के बैठी हुई है। न्यायपालिका दर्शक है, तमाशबीन है, तमाशा देख रही है और मदारी बंदर को नचा रहा है। और ये बंदर जो है, ये बंदर अब लोकतंत्र पर खतरा, ये लोकतंत्र को नोचना शुरू कर दिया है। नोच रहा है बंदर, लोकतंत्र को नोच रहा है, चीथड़े उसके कर रहा है ये। अब कोई भी आप जांच करवाने के बजाय कह देते हो नहीं जी कुछ नहीं, सब ठीक है। आप क्या क्या बयान आते हैं, चुनाव की प्रक्रिया पर संदेह मत करिए। अरे भाई साहब, आप कौन हो, कौन हो, हु आर यू, कौन हो, शिव अवतारी अरे हो, भगवान हो, ईश्वर हो? इस देश में भगवान पर आशीष, संदेह करते हैं हम। आशीष, यदि संदेह नहीं हो तो न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं है। हाँ, न्यायपालिका की जरूरत तभी है कि किसी ने किसी का मर्डर किया, वो बोलते मैंने हत्या नहीं की, उसको संदेह है कि इसने हत्या की, ये न्यायपालिका ही तय करता है। सरकार को लगता है, बीजेपी को लगता है कि उन्होंने वक्फ कानून मुसलमानों को फेवर में लाया, मुसलमानों को संदेह है कि ये उनकी प्रताड़ना के लिए लाया गया। इस संदेह को दूर करने के लिए तो न्यायपालिका है। जिसके लिए न्यायपालिका है वही मत करो। यदि न्यायपालिका कहती है तो फिर ये सारी बंद करो, सब व्यवस्था बंद करिए, व्यवस्था सब। नहीं, जहां जिस समाज में ईश्वर पर संदेह लोग करते हैं, और आज नहीं कर रहे हैं, कलयुग में, ये त्रेता और द्वापर में भी ईश्वर पर संदेह किया है, तभी कई बार ईश्वर को अपना अवतार दिखाना पड़ा। नास्तिक होना ये भी एक हिंदुत्व का दर्शन है। हाँ हाँ, जहां ईश्वर पर संदेह होता है वहां पर इन पे, ये राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, मोदी और शाह पे हम ना संदेह करें। ये तभी हो सकता है जब आप किम जोंग बनने की कोशिश कर रहे हो, तब होता है कि नहीं संदेह करो। किम जोंग पर संदेह करने वाले को उत्तर कोरिया में टांग दिया जाता है। तो आप किम जोंग बनना चाहते हैं तो भले नहीं संदेह करें, और संदेह को सिर्फ आप हथियारों असलहों के बल पर डरा के धमका करके रोक सकते हैं। नहीं तो मानव का मूल स्वभाव है संदेह करना, मूल स्वभाव है। मानव संदेह नहीं करता तो तरक्की नहीं करता, संदेह के बाद ही तरक्की होता है। बल्ब पर संदेह हुआ कि बल्ब से बेहतर हम कर सकते हैं, तब ट्यूबलाइट आई। ट्यूबलाइट पर संदेह हुआ तब एलईडी आई। पूरे साइंटिफिक आविष्कार संदेह पे है। हाँ, हनुमान जी को संदेह था कि क्या करूं, कौन सी संजीवनी उठाऊं, तो पूरे पहाड़ उठा के लाए, पहाड़ लेके आए। संदेह ही से था। हनुमान जी को कोई ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार नहीं मिला था, नहीं तो लक्ष्मण मूर्छित रहते, प्राण त्याग देते। अगर राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार होता उस समय तो लक्ष्मण नहीं बचते, क्योंकि ये कहते कि संदेह नहीं करो, संदेह नहीं करो। उस चक्कर में हनुमान जी लाते नहीं। तो कुल मिलाकर संदेह, ये तुमने सही कहा कि मनुष्य का स्वभाव है, और यही संदेह है जो संदेह का अगला प्रारूप चिकित्सा होती है। आदमी को चिकित्सक होता है आदमी। ऐसा क्यों, ऊपर से एप्पल नीचे क्यों पड़ता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? हमारे पुरखों ने एस्ट्रोलॉजी पे बहुत काम किया है, एस्ट्रोनॉमी पे बहुत काम किया है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी स्वयं के साथ घूमती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य को। ये तमाम कल्पनाएं तब दी जब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। चलिए, लेकिन ये बहुत, अब तो जा रहे हैं देशमुख साहब भी कोर्ट, और कल ही इंफॉर्मेशन और एक दे दे, कल ही देवेंद्र फडणवीस, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच है, नागपुर बेंच, उसने देवेंद्र फडणवीस और कम से कम 3-4 विधायकों को नोटिस जारी किया है, चुनाव में प्रक्रियागत खामियों की वजह से, कि वहां पर उल्लंघन किया गया है, इसकी वजह से नोटिस जारी हुआ है उनके चुनाव पे, उनके निर्वाचन पर। लेकिन शायद इस दौर में न्यायपालिका में कोई जगमोहन लाल सिन्हा नहीं बैठा है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठ करके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिए थे। शायद किसी की ऐसी रीढ़ नहीं है, ईमान नहीं है। मुद्दा गंभीर है, थोड़ा आप लोग भी सोचिए, वक्त मिले तो सोचिए। हमें इजाजत दीजिए, कल हम फिर आएंगे भाव के साथ। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।